बच्चों, क्लास 10th की बायो का फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट्स एनिमल्स बता दिया था। अब मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स बताऊंगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पूरा हिंदी में समझाऊंगा क्योंकि ज़्यादा से समझ में आ जाएगा। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स में, उसमें कई पार्ट्स होते हैं और कई पार्ट्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसे हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इसमें कुछ पार्ट्स या ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला नोज़ से शुरू होता है, नोज़, फिर नेजल पैसेज, फिर ट्रैकिया जिसे हम श्वास नली बोलते हैं, जैसे ट्रैकिया बोलते हैं, उसके बाद ब्रोंचाई, उसके बाद लंग्स और डायाफ्राम। पहले नोज़, नेजल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंची, लंग्स और डायाफ्राम। अब जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो नोज़ से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है? नोज़ से। अब नोज़ आप जानते हो, इसमें दो होल होते हैं जिसे हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। नॉस्ट्रिल्स के पीछे एक रूट होता है, एक रास्ता होता है जिसे हम नेजल पैसेज कहते हैं। और रेस्पिरेशन के लिए जो एयर होती है वो हमारी बॉडी में नोज़ में जो हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं उसके द्वारा उसमें प्रेजेंट होती है। यह एयर बाद में नेजल कैविटी में आती है और नेजल कैविटी के द्वारा फिर ये माउथ कैविटी के से अलग होती है। किसके द्वारा अलग होती है? माउथ कैविटी से अलग होती है। अब जिसमें नेजल पैसेज जो आपके म्यूकस से अलग होता है, उसमें जब जैसे ही एयर नेजल मार्ग से होकर पास होती है तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स और दूसरी इम्प्योरिटी होती हैं वो किसके द्वारा, इसके उन म्यूकस के द्वारा रोक लिया जाता है, जिससे जो क्लीन एयर है हमारे लंग्स में जाए, क्लीन एयर ही हमारे लंग्स में जाए। तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको म्यूकस रोक लेते हैं। क्या रोक लेते हैं? म्यूकस। और जो विंड पाइप होती है और विंड पाइप और माउथ के बीच जो आपका गला होता है उसका जो पार्ट कहलाता है फेरिंक्स कहलाता है। विंड पाइप और माउथ के बीच गले का भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? फेरिंक्स कहलाता है। समझ में आ रहा है? और फिर ये एयर फेरिंक्स में एंटर करती है और फिर किस में आती है? हमारी ट्रैकिया में आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं श्वास नली बोलते हैं, तो ट्रैकिया में आ जाती है। और ट्रैकिया एक ट्यूब होती है जो हम विंड पाइप भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विंड पाइप। जब हम लोग सांस लेते हैं तो नॉस्ट्रिल से जो एयर विंड पाइप से होकर गुजरती है तो उस समय उसमें क्या होता है, उस समय वो दबती नहीं है, लेकिन उसमें वायु नहीं होती है, एयर नहीं होती है। अब ट्रैकिया के ऊपरी सिरे में जो लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स एक क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें से आवाज़ निकलती है। ट्रैकिया गर्दन से नीचे जाती है और अपने निचले सिरे पर ब्रोंची नामक दो ट्यूब में डिवाइड हो जाती है। ब्रोंची नामक दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक, उसमें जो दो ब्रोंची होती हैं वो किससे कनेक्ट होती हैं? लंग्स से कनेक्ट होती हैं।
और लंग्स कहाँ होते हैं? चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं? चेस्ट कैविटी में। जो डायाफ्राम और जो डायाफ्राम जिसे हम बोलते हैं, उसमें मस्कुलर पार्टीशन एब्डोमिनल्स के द्वारा अलग होता है। और जो लंग्स होते हैं वो दो बहुत थिन मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड होते हैं, जिसे हम प्लूरा बोलते हैं। और लंग्स जो होते हैं वो रिब केज में बंद होते हैं। किसमें बंद होते हैं? रिब केज में बंद होते हैं। समझ में आ रहा है? फेफड़े हम जो आप लंग्स बोलते हैं, हम लोग जो लंग्स को हम लोग हिंदी में फेफड़े बोलते हैं, वो रिब केज में बंद होते हैं। अब लंग्स में जो आपकी जो आप ब्रोंचियलिस हैं, उसमें भी और छोटी छोटी ट्यूब होती हैं, जिसमें एयर सैक होते हैं, एयर सैक। और सबसे छोटी जो ब्रोंचियलिस होती है, उसके सिर पर, मतलब उसके एंड्स पर एल्वियोलस होती हैं, जो बहुत पतली होती हैं और बहुत ही महीन ब्लड कैपिलरीज द्वारा घिरी होती हैं। अब देखिए, ये एल्वियोली में ही होता है कि ऑक्सीजन जब शरीर के अंदर एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। ये किसका काम होता है? एल्वियोली का काम ही होता है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो हम ये हो सकते हैं कि एल्वियोली इज़ द साइट वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्लियर, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। अब इसमें बहुत सारी, मैंने आपको बताया था, लाखों करोड़ों यहाँ इसमें क्या होती हैं? एल्वियोली होती हैं, जिनकी वजह से ये गैसों का एक्सचेंज करती हैं और बहुत बड़ा एरिया हमें प्रोवाइड कराती हैं। और इसकी वजह से, जैसे आपके 2 लंग्स हैं और इनकी एल्वियोली को फैला दिया जाए तो लगभग क्या लिखा है? 80 स्क्वायर मीटर एरिया कवर कर लेंगी। 80 स्क्वायर एरिया कवर कर लेंगी। समझ लीजिए इतना अगर इनका एरिया को बढ़ा दिया है, कि अगर फैला दिया है तो। डायफ्राम लंग्स के नीचे मसल्स का एक सीट होता है। यह सांस को अंदर सांस लेने और बाहर सांस निकालने में हेल्प करता है। मतलब आप क्या करते हैं? आप इन और आउट करते हैं, सांस को अंदर और बाहर निकालने में हेल्प करता है। कौन? डायफ्राम। और इसकी जो मसल्स होती हैं वो भी इसको सांस को अंदर लेने और बाहर छोड़ने में हेल्प करती हैं। जब हम एयर सांस के अंदर लेते हैं तो डायफ्राम और जो आपकी रिब केज होती हैं, वहाँ पर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? सिकुड़ते हैं, जिसके कारण हमारी जो आपकी चेस्ट कैविटी है वो फैलती है। ये फैलने के कारण इसका वॉल्यूम बढ़ा देती है, और वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट के कारण इसके भीतर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। और बाहर से जब एयर नॉस्ट्रिल्स, विंड पाइप और इस आपके इसके एल्वियोली के द्वारा जब अंदर जाती है तो लंग्स में जो तेज़ से आती है, किससे आती है? लंग्स में बहुत तेज़ से आती है। और सांस अंदर लेते समय जो आपकी एयर की वायु है, एयर की जो एयर है जो लंग्स के द्वारा आपके फेफड़ों में, आपके लंग्स में भर जाती है। और आपकी जो एल्वियोली हैं वो बहुत ही, मैंने आपको बताया था, छोटी छोटी मेम्ब्रेन द्वारा घिरी होती हैं और उसमें ब्लड ले आती हैं। इसलिए जो एयर है वो क्या करती है? डिफ्यूज होती है। कहाँ पर? एल्वियोली की वॉल्स में। और जैसे ही ब्लड इस टिश्यू में से पास होते हैं तो अंदर डिफ्यूज होती है। ये ऑक्सीजन
जो आपके एयर के द्वारा मिला, इसमें ग्लूकोज के साथ साथ ये कंबाइंड होकर क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करती हैं। और ये आपकी जो टिश्यू है उसमें रेस्पायरेशन के दौरान इसमें जो वेस्ट मटेरियल होते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिफ्यूज आती है और उन्हें ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहाँ भेज देता है, वापस लंग्स में भेज देता है, जहाँ वह एल्वियोली में डिफ्यूज आती है। और जब हम जब एयर को हम सांस द्वारा बाहर निकालते हैं तो डायाफ्राम और मसल्स से ये आपके मसल्स लूज हो जाती हैं, जिसके कारण आपकी चेस्ट कैविटी सिकुड़ती है। वहाँ फैलती थी, यहाँ पर सिकुड़ती है। जब हम सांस बाहर निकालते हैं कॉन्ट्रैक्ट होती है और छोटी हो जाती हैं। चेस्ट कैविटी की यह जो कॉन्ट्रैक्शन होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर भेजते हैं, और इस प्रकार से ये गैसेस का जो एक्सचेंज होता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूरा हो जाता है। सबसे बड़ी बात कि जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब प्रोसेस चलती है, जब एयर अंदर ले जाते हैं और जब बाहर हम एयर छोड़ते हैं, तो कुछ इसका वेस्ट वॉल्यूम हमेशा बना रहता है, जिसके कारण इसमें एब्जॉर्ब होने वाली ऑक्सीजन के लिए और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होने के लिए कुछ हमें टाइम मिलता है। क्या मिलता है? टाइम। और कार्बन डाइऑक्साइड जल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है पानी में, वाटर में बहुत ज़्यादा डिजॉल्व होती है ऑक्सीजन से। मतलब अगर हम कहें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में अधिक क्या है, डिजॉल्व है बजाय ऑक्सीजन से। इसलिए ये हमारे ब्लड में कैसे रूप में होती है, जो हाइड रूप में होती है, हिडन रूप में होती है। अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो क्या होती है। रेट ऑफ ब्रीथिंग जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन अंदर पंप करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। सांस लेना ये क्या है? इनवॉलेंट्री है। क्या है? इनवॉलेंट्री मतलब ये आपकी अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, ये आपकी बिना इच्छा के हो रहा है। तो ये सांस लेना इनवॉलेंट्री एक्शन है। लेकिन इसकी जो रेट होती है, इसकी जो रेट होती है किसकी? ब्रीथिंग की। यह ब्रेन के द्वारा, ब्रेन का जो सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। और एक एडल्ट ह्यूमन बींग्स में जो ब्रीथिंग रेट होती है वो अबाउट 15 to 18 टाइम्स पर मिनट होती है। 15 to 18 मतलब 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। समझ में आ गया? और ये रेट हमारे एक्शन के द्वारा बढ़ भी जाती है। जैसे हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते हैं, भागते हैं, तो हमारी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और हम बहुत ज़्यादा एनर्जी करने के लिए क्या करोगे, हमें बहुत सारी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो तेज़ सांस लेना, एक्सरसाइज करना, इससे हमारी बहुत सारी ऑक्सीजन की हमें सप्लाई करनी पड़ती है। इस वजह से हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है आपको? अब जो एक ह्यूमन एडल्ट है, जो एडल्ट ह्यूमन है, उसमें जो हीमोग्लोबिन की रेंज होती है, किसकी? हीमोग्लोबिन की जो रेंज होती है वह 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। और हीमोग्लोबिन की कमी से आपको क्या हो जाता है, जो ब्लड से जो ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी होती है वो क्या आती है? कम हो जाती है, जिसके कारण हमें
बहुत सारी थकान, इरिटेशन और बहुत कम ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास एनर्जी कम आती है, ब्लड की कमी आती है, ऐसे व्यक्ति बहुत उसके वेट में भी कमी आती है। क्लियर। अब इसमें अगर हम बात करेंगे, अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ा होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड जब अगर आपके हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक होती है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जब मौजूद से बन जाती है तो उसके अंदर ऑक्सीजन जाने से रोक लेती है, ऑक्सीजन को जाने से रोक लेती है, जिसके कारण व्यक्ति अच्छी तरीके से एक प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाता है, क्योंकि ये काफ़ी समय तक सांस मिल जाती है और व्यक्ति बेहोश तक हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो इसको सांस लेने की समस्याओं को दूर करने के लिए हमें ऑक्सीजन मास्क लगाना चाहिए और ऑक्सीजन जो मास्क होते हैं उसमें हमें बहुत रिलैक्स मिलता है और हमारी जो ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी होती है जब अंदर अच्छे से जाती है तो फिर हम इजीली अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। क्लियर।